हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान की दुनिया। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अध्याय 12, जिसका नाम है जल तथा वायु का प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। तो आइए शुरू करते हैं। देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए पेड़ों को काटकर नई नई कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी, वर्षा की कमी तथा वायुमंडल पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। चारों ओर गंदगी का वातावरण स्थापित होता जा रहा है, शुद्ध वायु तथा शुद्ध जल का अभाव होता जा रहा है, मनुष्य तरह तरह की बीमारियों से घिरा है, शुद्ध भोजन मिलने में असुविधा हो रही है, पृथ्वी का जीवन चक्र भी शिथिल होता जा रहा है और प्रकृति द्वारा सुविधाएं कम होना मनुष्य के जीवन को हानि देता है, जिसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का वायुमंडल में बढ़ना है। प्रकृति प्रदूषण का प्रभाव जल पर भी पड़ रहा है। शुद्ध जल अशुद्ध जल में परिवर्तित होता जा रहा है। अशुद्ध जल मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पानी जीवन की मूल आवश्यकता है, ये आप सभी जानते हैं। पानी के बिना पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। पानी को प्रदूषित करने में स्वयं मनुष्य का भी बहुत बड़ा हाथ है। यदि इस प्रकार का चक्र चलता रहा तो एक न एक दिन मनुष्य अपनी मृत्यु का स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें भगवान का दोष नहीं है। शरीर तथा घर की सफाई करना, परंतु अपने आसपास की गंदगी फैलाना, जल का प्रदूषण करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण, मनुष्य को यदि कुछ समय के लिए भोजन ना मिले तो जीवित रह सकता है, परंतु यदि उसे पानी ना मिले तो मनुष्य का जीवित रहना दुभर है। जल का प्रयोग हर कार्य में होता है। जल में भी विटामिन पाए जाते हैं। प्रकृति के अतिरिक्त मनुष्य द्वारा पवित्र जल में मलमूत्र करना, कपड़े धोना, मृत मनुष्य तथा जीव जंतुओं को जल प्रवाह करना आदि से जल प्रदूषित होता है और प्रदूषित जल को पीने से मनुष्य को ज्वर, पीलिया, दस्त आदि रोग हो जाते हैं। प्रदूषित जल को पीना अपनी जान देना है। नदियों तथा गंगा के द्वारा पानी हमारे घरों में आता है, परंतु उस जल को फिल्टर द्वारा या उबाल कर पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जब जल में वाहित मल, विषैले रसायन आदि हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो वह प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को जल प्रदूषक कहते हैं। जल कैसे प्रदूषित होता है? गंगा और यमुना भारत की सबसे पवित्र नदियां मानी जाती हैं। इनका उद्भव क्रमशः गंगोत्री तथा यमुनोत्री से हुआ है। इनका स्वच्छ जल बहता हुआ आता है, उसमें धूल मिट्टी के कण गिरे रहते हैं। देश की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भागों में निवास करती है, क्योंकि यहाँ मनुष्य को निवास तथा दैनिक आवश्यकताओं तथा कृषि की सुविधाएं उपलब्ध है। उत्तरी भाग तथा पूर्वी भाग सबसे अधिक संपन्न है। प्रदूषण स्तर निरंतर कम होने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है। नदियाँ हमारे शहरों की बस्तियों वाले भाग से होकर जाती हैं। शहरी बस्ती के घरों का कूड़ा करकट इन नदियों में डाल देते हैं, जिससे शुद्ध पानी अशुद्ध हो जाता है। कई स्थानों पर प्रदूषण इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते। वहाँ ये नदियाँ निर्जीव हो गई हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदियों को हानि पहुँचाई है। वे नदियों में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री एवं जैव अवनिर्मीकरण की थैलियाँ फेंकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। इस नदी में लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मलमूत्र त्यागते हैं। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अति धीमा है। इसके साथ ही कानपुर में 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इसमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट भी सम्मिलित हैं।
ये सभी औद्योगिक इकाइयाँ विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में विसर्जन करती हैं। कानपुर शहर एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर चमड़े के जूते, चप्पल आदि के निर्माण का काम बहुत बड़ी संख्या में होता है। यहाँ के लोग बेकार चमड़ा तथा जानवरों के आंतरिक भाग नदी में फेंक देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। कागज़ के कारखाने, रिफाइंड तेल आदि में रासायनिक पदार्थ जो कि अपशिष्ट हो जाते हैं, उनको नदी में फेंक दिया जाता है। इन रसायनों में आर्सेनिक लवण तथा फ्लोराइड होते हैं, जिससे पानी दूषित होता है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। इसके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्ट को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, परंतु प्राय इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अशुद्ध जल से मृदा प्रभावित होती है, जिसके कारण अम्लीयता तथा कृमियों की वृद्धि में परिवर्तन हो जाता है। ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों में, नदी, जलाशयों, नालों आदि में पहुंच जाते हैं। ये भूमि में रिसकर भी मौन जल को प्रदूषित करते हैं। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फॉस्फेटों जैसे रसायनों के आधिक्य के कारण होता है। ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। कभी कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें अपमार्जक, खाद्य अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। वाहित मल द्वारा जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के रोग जैसे मियादी बुखार, हैजा तथा पीलिया फैलते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका अर्थ है कि वह मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित करते हैं, तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। आगे है आपका पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर। जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव तथा खुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं, अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिरने से पूर्व वाहित मल भौतिक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार हमारी सरकार, नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं घरों में जल की आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार करके शुद्ध जल हमारे घरों की टंकियों में भेजते हैं। जल को स्वच्छ करने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहली है, बहुत से घरों में जल को प्राप्त करने के लिए उबालकर ठंडा करके प्रयोग में लाया जाता है, जिससे जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरोनीकरण है। क्लोरीन की गोलियां डालकर अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर जल को शुद्ध किया जाता है। हमें क्लोरीन निश्चित मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। जल उपद्रव्यों को दूर करने के लिए भौतिक विधियां प्रयोग में लाते हैं। घरों में फिल्टर, कैंडल होता है, जिससे वह स्वच्छ किया जाता है। औद्योगिकरण, औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों या झीलों में नहीं बहाया जा सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। जल का उचित उपयोग, पुनर्चक्रण हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। धुलाई अथवा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग किया गया जल पौधों की सिंचाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखते हैं। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है।
यह हमारे दैनिक जीवन को प्रदूषित कर रहा है। जब तक सभी लोग दायित्व की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक जल प्रदूषित होता रहेगा। इसलिए किसी व्यक्ति को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो सबसे पहला है वायु प्रदूषण। सर्दियों के मौसम में ठिठुरती ठंड, शाम को तथा रात के समय चारों ओर धुआं दिखाई देता है, जो धूम्र कोहरा होता है जिसमें सूर्य दर्शन नहीं होते हैं। यह समस्त वायुमंडल में छा जाता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग में धूम्र कोहरा बनाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में हमें बहुत कठिनाई होती है। दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस लेने के साथ खरखराहट उत्पन्न हो जाती है। बहुत से उद्योग वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ईंटों के भट्टों पर मिट्टी, धूल के कण का उड़ना तथा जहां भट्टी में ईंटें बनाई जाती है वहां का धुआं आकाश में पहुंचकर वायु को प्रदूषित करता है। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती हैं। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनरों तथा एरोसोल फुहार में होता है। CFCs के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। डीजल तथा पेट्रोल से चलने वाले दहन से विभिन्न प्रकार के स्वचालित वाहन चलते हैं जिनका धुआं वायुमंडल को दूषित करता है। घरों में, दुकानों में बिजली के चले जाने पर जनरेटरों का धुआं डीजल द्वारा अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। इसका विषैला धुआं शरीर के अंदर जाने से रोग उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से चलने वाले कारखानों, मिलों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। आगे है विशिष्ट अध्ययन ताजमहल। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है जिसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की यादगार में बनवाया था, जिसे संसार के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। वायु प्रदूषण के कारण इसका रंग बदरंग में बदल रहा है। वायु प्रदूषण द्वारा सजीव को प्रभावित नहीं होते, भवन, स्मारक और प्रतिमाएं जैसी निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल बनाती हैं, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संरक्षण होता है। इसे संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। तो ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत से उपाय किए गए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों को उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। ताजमहल के आसपास मोटर वाहनों, शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश हैं। ताजमहल के रंग में बदलाव प्रदूषण का एक कारण है। मनुष्य के जीवन का मूल आधार वायु भी है। वायु के बिना ना आग जलती है और ना ही जीव जंतु तथा संसार के समस्त प्राणी का जीवन नाशवान है। प्रकृति से हमें शुद्ध हवा प्राप्त होती है, परंतु जो गंदे पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदूषण, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, वनों में आग लगना आदि वायु को प्रदूषित करते हैं। मनुष्य भी वायु को प्रदूषित करते हैं। मानव घरों का धुआं,
रबड़ को जलाना, कूड़े के ढेर में आग लगाना, सड़ाकर वस्तुओं को रखने से शुद्ध वायु प्रदूषित हो जाती है, जिससे हमारे शरीर पर गंदा प्रभाव पड़ता है। फैक्ट्री, कल कारखानों का धुआं, वाहनों का अधिक प्रयोग करना तथा उससे धुआं निकलना वायु को प्रदूषित करता है। गांवों में गोबर का इकट्ठा करना तथा मलमूत्र का खुले स्थानों पर त्यागना, उपलों का धुआं पर्याप्त इस वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वायु प्रदूषण से सांस लेने में असुविधा है। गंदगी की गंध हमारे नाक में चढ़ती है, इसका प्रभाव हमारे नेत्रों पर भी पड़ता है। गंदा धुआं हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। आंखों के आगे धुंधलापन आना वायु का प्रदूषण है। पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत का नाश देखकर राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान छेड़ा हुआ है। आगे देखते हैं पौधों पर प्रभाव। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरण का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। यह रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को गर्म करता है। आपने नर्सरी या किसी पौधशाला में विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए देखे होंगे। जब उन पौधों पर ऊष्मा पड़ती है तो उसे पौधघर प्रभाव कहते हैं। वायु में CO2 की अधिकता हो तो यह प्रदूषक की भांति कार्य करती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 का उपयोग करते हैं। इसके कारण CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं। वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसे विश्व उष्णन कहते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी अन्य गैसों के इस प्रभाव में योगदान करती है। CO2 की भांति इन्हें भी पौधघर गैसें कहते हैं। विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए यह एक विचारणीय विषय बन चुका है। बहुत से देशों में पौधा गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए अनुबंध किया है। इससे पृथ्वी के ताप में 0.5 डिग्री सेल्सियस जितनी ताप वृद्धि होगी, उससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों, मनुष्य तथा जीव जंतुओं पर पड़ेगा। प्रदूषण की समस्या का निरंतर बढ़ते रहना समस्त मानव जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यदि प्रतिदिन नए नए वाहन, नए नए ईंधन के प्रयोग में लग गए तो एक न एक दिन लोग ईंधन के धुएं से दमा रोग, कैंसर आदि से घिर जाएंगे और उन्हें शुद्ध वायु नहीं मिल पाएगी। इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबका यह कर्तव्य है कि हम आसपास स्वच्छता का माहौल बनाएं, जानवरों के मांस को इधर उधर ना फेंकें, वाहनों का धुआं प्रदूषण यंत्र द्वारा चेक कराएं। हमारी सरकार को भी चाहिए कि बस्तियों में लगे कल कारखानों तथा फैक्ट्रियां बस्तियों से दूर रखी जाएं, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण ना फैले। पेड़ पौधों को तथा अन्य जीव जंतुओं को किसी प्रकार की हानि ना उठानी पड़े, लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो सके। तो ये था आपका पाठ। अब देखते हैं कुछ याद रखने योग्य तथ्य। पर्यावरण और प्रदूषण एक दूसरे के मध्यस्थ हैं। ताजमहल संसार के 7 अजूबों में से एक है। प्रदूषण के कारण इसका रंग बदरंग होता जा रहा है। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्यातक, जलवाष्प तथा निकलने वाला धुआं है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता प्रदूषण के कारण होती है। कानपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां सबसे अधिक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण से दमा, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इससे विश्व उष्णन कहते हैं। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वन महोत्सव का अर्थ है
वन महोत्सव का अर्थ है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण पर रोक या वन में नाचना गाना, प्रदूषण पर रोक। पेट्रोल डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल में क्या डाली जाती है? क्लोरीन डाली जाती है। गंगा और यमुना, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गंगा और यमुना भारत की सबसे पवित्र नदियां मानी जाती हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को जल प्रदूषक कहते हैं। अशुद्ध जल से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अशुद्ध जल से पृथ्वी प्रभावित होती है। मनुष्य भी वायु को प्रदूषित करता है। बहुत से उद्योग वायु प्रदूषण का कारण हैं। अगला है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है वाहित मल, कृषि, रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख प्रदूषक हैं। सही कथन है। स्वच्छ तथा पीने योग्य पानी को पेयजल कहते हैं, यह भी सही है। शुद्ध जल तालाब का होता है, यह कथन गलत है। वायु प्रदूषण से केवल पौधों पर प्रभाव पड़ता है, यह भी गलत है। वायु प्रदूषण से दमा तथा कैंसर की बीमारी हो सकती है, यह कथन सही है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।